सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जिस प्रकार से हम अपना जो है वो हिंदी सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था और लेक्चर 1 में हमने देखा था कि जो हिंदी है उसका जो स्थान है वो हमारे भारत के संविधान में उसको क्या स्थान मिला हुआ है। तो वो सारी जो चर्चा है वो हमने लेक्चर 1 में कर ली थी। और अब हम जो है लेक्चर 2 में भाषा परिवार से स्टार्ट करेंगे। भारत में मुख्य रूप से 2 भाषा परिवार की भाषा जो है वो पाई जाती है। तो हमारा जो भारत देश है तो इसमें जो है प्रमुख रूप से 2 भाषा परिवार की जो टाइप्स हैं वो पाई जाती हैं। जो पहला परिवार है वो है भारोपीय भाषा परिवार और जो दूसरा है वो है द्रविड़ या फिर द्राविड़ भाषा परिवार है। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है उसमें जो उत्तर भारत में जो भाषा है वो बोली जाती है वो सभी भाषाएं जो हैं वो भारोपीय भाषा परिवार में संकलित हैं। उत्तर भारत हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो जो भाग है उसमें जो भी लोगों के द्वारा भाषा बोली जाती है वो सारी भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार में संकलित है। जो दूसरा परिवार है द्रविड़ भाषा में वो दक्षिण भारत में प्रयुक्त भाषा जो बोली जाती है वो वाला पार्ट इसमें आ जाता है, जो हमारा साउथ इंडिया वाला है। तो अब जो है वो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि बताइए कि जो भारोपीय परिवार की भाषा है, जो भारोपीय भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। आपको ऑप्शंस दी जाएंगी, आपसे जैसे भी करके ना पूछा जा सकता है। कोई भाषा दे दी वो आपसे पूछ सकते हैं कि परिवार कौन से आप ये बताइए, या फिर परिवार पूछ के आपसे भाषा के बारे में वो जो है वो क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी और नेपाली भाषा आती हैं, क्योंकि ये जो भाषाएं हैं वो उत्तर भारत में बोली जाती हैं, उनमें ये भाषा पाई जाती है। द्रविड़ या हमने जो है द्राविड़ भाषा परिवार है उसमें कौन कौन सी भाषा आती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जो तमिल है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में बोली जाती है, तेलुगु आंध्र प्रदेश, कन्नड़ कर्नाटका, मलयालम केरल। और आप देख सकते हैं ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है ये सभी हमारे दक्षिण भारत में स्थित हैं। तो दक्षिण भारत में जो भी भाषाएं जो है बोली जाती हैं वो कौन से परिवार से संबंध रखती हैं? तो द्रविड़ या फिर द्राविड़ भाषा परिवार के साथ संबंध रखती हैं। तो जो भारोपीय है वो 2 शब्दों के सुमेल से बना है, भारत प्लस यूरोप। यूरोप से अब आप देख सकते हो क्योंकि इस जो परिवार में जो भाषाएं हैं उसमें अंग्रेज़ी भी है। तो जो अंग्रेज़ी है वो तो यूरोप की मतलब वहाँ भी बोली जाती है। तो भारोपीय इन 2 शब्दों के मेल से बना है। ये तो हमारा हो गया भाषा परिवार। 2 भाषा परिवार हमारे भारत में पाए जाते हैं। एक उत्तर भारत का जो भाग है उसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं, और जो हमारा जो है दक्षिण भारत वाला, और इसमें आपको भाषाएं बता दी गई हैं कि कौन से परिवार से कौन सी भाषा का संबंध है। अब हम जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय आर्य भाषा। अब जो भारतीय आर्य भाषा है अब इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी प्रकार से हमको समझ में आएगा कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ। हिंदी जो भाषा है उसका जन्म और उसका विकास जो है वो कैसे हुआ। तो इसीलिए हमको भारतीय आर्य भाषा के बारे में पता होना चाहिए। तो जो भारतीय आर्य भाषा है इसके 3 पार्ट्स हैं। अब हम अकेले पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला पाठ है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब इसमें जो है 2 भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है, ठीक है, ये जो संस्कृत है ये वेदों में जो मंत्र लिखे गए हैं उनके लिए इस भाषा का, इस संस्कृत वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है। जो अब लौकिक संस्कृत है इसका प्रयोग जो है वो
ग्रंथों में जो श्लोक होते हैं उनके लिए इस जो संस्कृत का प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और अब हम देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मंत्रों में वैदिक संस्कृत का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो अब जो वेद हैं, अब हमको वेदों के बारे में पता भी होना चाहिए, है ना। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। तो जो मैंने ये वाला समय बताया है वो तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का है। अब अगर आपसे ये पूछ लें कि वैदिक संस्कृत का समय बताइए, तो वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये लिखा पड़ा है यहाँ पे। तो इस जो संस्कृत के अंतर्गत कुल 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इस वेद के अंतर्गत बताया गया है, ऐसे मंत्र बताए गए हैं जिससे हमको पता चलेगा कि किस देवता की जो स्तुति है वो कैसे करनी है। और देखो, वेदों में तो सभी मंत्र हैं। मंत्र कौन सा होता है? जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये हमारे मंत्र होते हैं। अब जो ये मैंने मंत्र बोला है ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया है इन वेदों के अंतर्गत। और जो यजुर्वेद है इसमें गद्य और पद्य इन दोनों का जो मिश्रित है वो सुमेल है इसमें। और ये विश्व की पहली रचना है। कर्म कांड इसमें बताए गए हैं कि जो हम यज्ञ करते हैं उनको कैसे करना है, वो सभी जो नियम हैं वो हमारे यजुर्वेद में बताए गए हैं, वो मंत्र बताए गए हैं जिससे हमें पता चले। तो आपको ये पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको पता चले कि जो हमारे मंत्र हैं वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। वैदिक संस्कृत जो है अब वो कहाँ से आई? वो हमारे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का भाग है। इसके बाद हम सामवेद की बात करते हैं। ये हमारे गायन का वेद है। इसमें मंत्रों का उच्चारण बताया जाता है कि मंत्र जो है उनका उच्चारण कैसे करना है। और जो अथर्ववेद है उसमें हमारी दैनिक दिनचर्या का नियम बताए गए हैं। भूत प्रेत हो गए, उनका जो टूना जो हम कहते हैं वो सभी इसमें आ जाता है। इसमें धरती को माँ मानने की प्रेरणा दी गई है हमारे अथर्ववेद में। तो ये तो हो गया वैदिक संस्कृत। अब हमको पता चल गया कि जो वैदिक संस्कृत होते हैं उसमें लिखे गए हैं मंत्र, और इसका समय था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। अब जो लौकिक संस्कृत है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि जो लौकिक संस्कृत है उसमें लिखे गए हैं श्लोक। अब इसका भी हमको समय पता होना चाहिए। इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। अब जो इसमें लौकिक संस्कृत में प्रमुख तौर पे जो है वो 2 ग्रंथ आ जाते हैं, रामायण एवं महाभारत। एक रामायण आता है, एक महाभारत आता है। जो रामायण है वो आदि काव्य है, आदि ग्रंथ कहा जाता है उसको। जो रामायण है वो आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा जो है वो रचा गया है। इसमें कुल 24,000 श्लोक है। इसमें जो कांड है वो 7 कांड है। तो इसका पढ़ाने का मकसद यही था कि ये जो श्लोक हैं वो हमारे लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। जैसे मैं आपको एक श्लोक बताती हूँ, मुझे याद है महाभारत का। अतिशीरी महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये पार्थ की ब्रह्मार्थ की, साल भी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। तो ये जो है ये श्लोक हैं, और ये श्लोक जो है वो
लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। आपको मंत्र के बारे में पता चल गया, आपको श्लोक के बारे में पता चल गया। और जो इसमें जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है प्रमुख ग्रंथ महाभारत। महाभारत के जो है वो 3 भाग में इसको विविक्त महाकाव्य इसको बताया गया है। इसमें 3 भाग हैं, पहला है जय, दूसरा है भारत, तीसरा है महाभारत। और इसके जो संकलन करता है, रचयिता हैं, वो हैं वेद व्यास। वेद व्यास के द्वारा जो है वो लिखा गया है, रचा गया है। इसमें जो है श्लोकों की संख्या है 1,00,000। ये 1,00,000 श्लोक वाला विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये महाभारत सबसे बड़ा है और ऋग्वेद जो है वो प्राचीन है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इसमें जो है वो बड़ा है क्योंकि 1,00,000 श्लोक इसमें प्रेजेंट हैं और वो ऋग्वेद जो है वो प्राचीन ग्रंथ है। अब आपको प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में तो पता चल गया कि इसमें वैदिक संस्कृत आती है, लौकिक संस्कृत आती है। अब हम दूसरा जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब इसका जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा तक। ईसा पूर्व नहीं, ईसा तक, इसको याद रखना है आपने ध्यान से। अब जैसे जैसे जो समय है वो बीतता गया, आगे चलता गया, तो इसके अंतर्गत भाषा का भी कुछ डिफरेंस तो मिलेंगे। अब इसके अंतर्गत जो भाषा आती है मध्यकालीन में वो आती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। और जो अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप इसको अच्छी तरह रिलेट कर पाएंगे कि पाली भाषा में बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ त्रिपिटक है वो लिखा गया है। प्राकृत जो है वो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें दंतक कथाएं लिखी गई हैं प्राकृत भाषा में। तो आप देख सकते हो कि भाषा ने अपना जो है वो महान जो है वो रोल अदा किया है धर्मों के प्रचार में। और अपभ्रंश है जो मठ मठातर संप्रदाय जो है वो इसमें अपभ्रंश में है, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। और इसके बाद अगला पाठ आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय है 1000 ईसा से लेकर अब तक जो चल रहा है वो हमारा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। तो इस जो भाषा है इसमें जो 2 पार्ट्स हमने पढ़ने हैं वो है प्राचीन हिंदी, जिसको पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, और एक है आधुनिक हिंदी। जो प्राचीन हिंदी है उसमें आ जाती है अरबी, फारसी, मिश्रित हिंदी, मिक्स सी जो हिंदी होती है ना वो आ जाती है इसमें। इसको पुरानी हिंदी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी जो है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है। और संस्कृत निष्ठ हिंदी इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वो अरबी फ़ारसी के कोई शब्द जो है उसका यूज़ नहीं किया जाता। इसमें जो संस्कृत के तत्सम शब्द है उसका ही प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा जो 3 पार्ट्स हमने पढ़े थे वो है भारतीय आर्य भाषा की, कि किस प्रकार जो है वो वैदिक संस्कृत से लेकर आज तक हम जो है हमारी आधुनिक हिंदी पर आ गए हैं। हम इस पाठ को पढ़ना ज़रूरी था आपके लिए। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का उद्भव व विकास। अब हम देखेंगे कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। जैसे हमने पढ़ा है संस्कृत, फिर संस्कृत का कन्वर्ट हुआ पाली में, पाली का प्राकृत में, अपभ्रंश में, अवहट में जो संप्रदाय थी वो आती हैं, फिर प्राचीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। अब जो हम हिंदी यूज़ करते हैं डेट इज़ हिंग्लिश। हिंग्लिश है वो, उसमें आधी हिंदी है और आधी क्या है, अंग्रेज़ी है। क्योंकि पहले तो हम जो है आधुनिक जो है हमारी प्राचीन हिंदी में हम यूज़ करते थे अरबी फ़ारसी के, फिर आधुनिक में हम संस्कृत निष्ठ। अब हम जो है संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अब हम इंग्लिश से उठाकर उनका हिंदी में ही एज इट ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसीलिए अब हम हिंग्लिश यूज़ करते हैं। आपको ये मोटा मोटा समझा देते हैं कि जो संस्कृत है वो वैदिक धर्म में मतलब कि इसका प्रयोग हुआ है, पाली का बौद्ध धर्म में, प्राकृत का जैन धर्म में, अपभ्रंश का संप्रदाय में, प्राचीन हिंदी जो है वो मुस्लिम शासनकाल में थी, आधुनिक हिंदी में संस्कृत निष्ठ हिंदी आ गई, इंग्लिश होती है हिंदी और जो अंग्रेज़ी जो इनकी मिक्स होती है। अब आपको कोई पूछ ले
कि हिंदी का जन्म कैसे हुआ, तो वो हुआ लौकिक संस्कृत से इसका जन्म हुआ। हिंदी का विकास कैसे हुआ, अपभ्रंश से। जैसे हमारा जन्म तो हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया है, लेकिन जो हमारा विकास है उसमें तो सभी का जो है वो योगदान है। जैसे हमारी चाची होगी, हमारी बुआ होगी, हमारी दादी होगी, तो विकास में तो हमारा इन्वायरमेंट भी आ जाता है। तो पूछ लिया जाए कि हिंदी का विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। अब जो है अपभ्रंश के भी जो है अलग अलग रूप थे, पर इसके प्रमुख रूप 4 ही हैं। वो कौन कौन से 4 हैं? शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, नागर व पैशाची अपभ्रंश हैं। ओके, चारों जो हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में थे। ये चारों रूप जो हैं वो हमारे इंडिया के अलग अलग जो है क्षेत्रों में क्या थे वे फेमस थे। अब शौरसेनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, इससे ही राजस्थानी हिंदी का भी विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का। अब आपको मागधी का मतलब है मगध का जो एरिया था। अब मगध जो है वो तो बिहार के पास है, इसीलिए वहाँ पर बिहारी हिंदी का इसका विकास कौन से क्षेत्र से हो गया? मागधी अपभ्रंश से। नागर व पैशाची अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से भी हुआ है और नागर व पैशाची अपभ्रंश से भी इसका विकास हुआ है। आपको ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि यही जो 5 हैं ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। समझ गए आप? ये 5 क्या हैं? हिंदी की उपभाषाएं हैं। अब हम उपभाषा भी देख लेते हैं। तो उपभाषा का मतलब डायलेक्ट्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? हम उसकी भाषा के क्षेत्रीय रूप की भाषा को हम उसकी उपभाषा कहते हैं। अब जो है उपभाषा का विकसित रूप क्या होती है? भाषा ही होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो कितनी हैं? 5 हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थान हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि आपको तो ये उपभ्रंश पता है। देखो, पश्चिमी हिंदी का कहाँ से हुआ है? शौरसेनी से। पूर्वी का कहाँ से हुआ है? अर्धमागधी से। बिहारी का कहाँ से हुआ है? मागधी से। अब राजस्थानी का पूछ ले तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे शौरसेनी बताया गया है कि नागर बताया गया है। पहाड़ी का कहाँ से हुआ है? नागर व पैशाची जो है अपभ्रंश से हुआ है। अब जो पश्चिमी हिंदी है इसके अंतर्गत 5 बोली आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। अब पूर्वी हिंदी, आप कमेंट में बताइए कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अब पूर्वी हिंदी में आती हैं 3 बोली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में आती हैं 3 बोली। कौन कौन सी आती हैं? भोजपुरी और मगही, मैथिली। राजस्थानी हिंदी में 4 बोली आती है, मारवाड़ी, जयपुरी, क्योंकि जयपुर भी तो राजस्थान में है तो वहाँ से आई है जयपुरी, मेवाड़ी मेवाती। और पहाड़ी हिंदी में 2 बोली आई हैं, कुमायूनी और गढ़काली। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।